नमस्कार। आज हम भारतीय न्यायपालिका की संरचना को समझने वाले हैं। अगर कोई लॉ की पढ़ाई कर रहा है या फिर एक नए क्लर्क के तौर पर शुरुआत कर रहा है, तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हमारी अदालतें आखिर काम कैसे करती हैं। क्योंकि देखिए, यही वो बुनियाद है जिस पर हमारा पूरा कानूनी ढांचा खड़ा है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, किसी भी कोर्ट को उसकी पावर कहाँ से मिलती है? क्या ये जज की वजह से है या फिर उस बड़ी सी बिल्डिंग की वजह से? चलिए इसका जवाब जानते हैं। जवाब बहुत सीधा है। किसी भी अदालत की शक्ति न्यायिक पदानुक्रम यानी कि जुडिशियल हायरार्की में उसकी जगह से तय होती है। यही वो एक सिद्धांत है जिस पर हमारी पूरी न्याय व्यवस्था टिकी हुई है। ठीक है, तो अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह की हायरार्की मतलब एक के ऊपर एक, इस तरह की संरचना की जरूरत ही क्यों है? देखिए, ये हायरार्की एक बहुत ही लॉजिकल सिस्टम बनाती है। इससे ये पक्का होता है कि मामले एक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ें। ये निचली अदालतों के फैसलों को ऊपरी अदालतों में चुनौती देने का मौका देती है, ताकि अगर कोई गलती हो तो उसे सुधारा जा सके। और सबसे बड़ी बात, ये न्यायिक शक्ति को किसी एक जगह पर इकट्ठा होने से रोकती है, जिससे पूरे सिस्टम में एक जवाबदेही बनी रहती है। चलिए अब इस पिरामिड के सबसे निचले लेकिन सबसे जरूरी हिस्से से शुरू करते हैं, यानी कि निचली और अधीनस्थ अदालतें, जहां ज्यादातर कानूनी मामलों की शुरुआत होती है। इस लेवल पे ना कई तरह की अदालतें होती हैं, जैसे मुंसिफ कोर्ट जो छोटे मोटे सिविल मामले देखते हैं। फिर आती हैं जिला स्तर पर अधीनस्थ अदालतें, जो इस पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं। इनके अलावा जमीन से जुड़े मामलों के लिए रेवेन्यू कोर्ट्स हैं, और फैमिली लॉ या कंज्यूमर राइट्स जैसे खास मामलों के लिए स्पेशल कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स भी होते हैं। ये सब मिलकर न्याय की पहली सीढ़ी बनाते हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझनी है, खासकर उन लोगों के लिए जो लॉ फील्ड में नए हैं। जिला लेवल पर जो सबसे बड़े जज होते हैं, उन्हें जब वो सिविल मामले सुनते हैं तो डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं, और जब क्रिमिनल मामले सुनते हैं तो सेशंस जज। और मजे की बात यह है कि अक्सर ये एक ही व्यक्ति होता है जो दोनों भूमिकाएं निभा रहा होता है। ये जानना बहुत जरूरी है, वरना कंफ्यूजन हो सकता है। अब पिरामिड में एक लेवल ऊपर चलते हैं और पहुंचते हैं उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में। ये किसी भी राज्य की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था होती है। हाई कोर्ट की शक्तियां बहुत बड़ी होती हैं। ये न सिर्फ अपने नीचे की सभी अदालतों से अपील सुनता है, बल्कि उन पर एक तरह से निगरानी भी रखता है। इसके पास कानूनों की संवैधानिकता को परखने की शक्ति है, जिसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। और हाँ, ये नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए रिट भी जारी कर सकता है। तो ये रिट जुरिस्डिक्शन आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये एक नागरिक के हाथ में संवैधानिक सुरक्षा का सबसे शक्तिशाली औजार है। अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे हाईकोर्ट जा सकता है, और कोर्ट रिट जारी करके उन अधिकारों को फिर से लागू करवा सकता है। यही शक्ति हाईकोर्ट को संवैधानिक स्वतंत्रता का एक बहुत बड़ा रक्षक बनाती है। और अब हम पहुंच गए हैं न्यायिक पिरामिड के बिल्कुल शिखर पर, भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ये हमारी न्याय व्यवस्था की अंतिम और सबसे ऊंची संस्था है। सुप्रीम कोर्ट का रोल सबसे अलग और सबसे ऊपर है। ये सभी मामलों में अपील की आखिरी अदालत है। इसके बाद कोई और अपील नहीं हो सकती। केंद्र और राज्यों के बीच के झगड़ों की सुनवाई सीधे यहीं होती है। इसके फैसले देश की हर अदालत को मान्य होते हैं, और ये जनहित के मुद्दों पर खुद से भी कार्रवाई शुरू कर सकता है। आपने सुओ मोटो या स्वतः संज्ञान शब्द सुना होगा। ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है अपनी पहल पर। ये कोर्ट की उस पावर को दिखाता है जहां वो किसी गंभीर सार्वजनिक मुद्दे पर बिना किसी की याचिका के खुद ही केस शुरू कर सकती है। ये न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका को दिखाता है। तो अब जब हमने ये पूरा ढांचा समझ लिया है, तो चलिए कुछ बहुत जरूरी शब्दों को समझते हैं जो किसी भी कोर्ट के अधिकार क्षेत्र यानी कि ज्यूरिसडिक्शन को तय करते हैं। ये वो औजार हैं जो हर कानून के छात्र को जरूर पता होने चाहिए। इस टूलकिट का पहला औजार है पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई अदालत कितने पैसों तक के मामले सुन सकती है। मतलब छोटे मोटे पैसों के विवाद निचली अदालतों में जाते हैं और ज्यादा बड़ी रकम वाले मामले ऊपरी अदालतों में। अगला औजार है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन या मूल क्षेत्राधिकार। इसका मतलब है कि किसी केस की सुनवाई पहली बार सीधे उसी अदालत में हो रही है।
वो केस किसी निचली अदालत से अपील में नहीं आया है, बल्कि उसकी शुरुआत ही वहीं से हुई है। फिर आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। ये एक तरह से न्याय की प्रक्रिया में एक सेफ्टी नेट जैसा है। ये ऊपरी अदालत की वो शक्ति है जिससे वो निचली अदालत के फैसले की समीक्षा कर सकती है, उसे बदल सकती है या फिर उसे रद्द भी कर सकती है। ये पक्का करता है कि गलतियों को सुधारने का एक मौका हमेशा रहे। और हमारे टूल किट का आखिरी और सबसे अनोखा औजार है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, यानी सलाहकार क्षेत्राधिकार। ये सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही अनोखी शक्ति है। इसके तहत राष्ट्रपति किसी भी कानूनी या सार्वजनिक महत्व के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। तो चलिए इस टेबल से सब कुछ एक साथ समझ लेते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के पास ओरिजिनल और एपेलेट जुरिस्डिक्शन होता है। जब हम हाई कोर्ट पर आते हैं तो उनके पास इन दोनों के अलावा रिट जारी करने की अहम शक्ति भी जुड़ जाती है। और सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट के पास ये सभी शक्तियां तो हैं ही, साथ ही सलाहकार क्षेत्राधिकार की वो अनोखी शक्ति भी है। तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। ये पूरी संरचना, ये हायरार्की, आखिर कानून के शासन के लिए इतनी जरूरी क्यों है? ये क्यों मायने रखती है? सच तो ये है कि ये पूरी हायरार्की हमारे लोकतंत्र की नींव को मजबूत करती है। ये काम का सही बंटवारा करती है, जवाबदेही तय करती है और नागरिकों को न्याय की समीक्षा के लिए कई मौके देती है। संक्षेप में कहें तो ये हमारी न्याय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। और आखिर में हम इस विचार के साथ अपनी बात खत्म करते हैं कि न्याय केवल दिया ही नहीं जाता, बल्कि उच्चतर जांच के माध्यम से उसे परखा और परिष्कृत भी किया जाता है। यही न्यायिक पदानुक्रम का असली सार है, ये पक्का करना कि न्याय की प्रक्रिया निष्पक्ष, जवाबदेह और भरोसेमंद हो। अगर इस विषय को और गहराई से जानना हो तो भारत का संविधान और न्यायपालिका की आधिकारिक वेबसाइट्स इसके लिए बेहतर